लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 44 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग आपको और अनुपूर्णा जी को। हेलो अनुपूर्णा जी। हेलो सर। कैसे हैं? ऑल गुड सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। सो लास्ट वीडियो में अनुपूर्णा जी वी डिस्कस्ड अबाउट करेंसी मार्केट। राइट, यस। और कैसे करेंसी मार्केट को देख के आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं। राइट। अब आपको पता लग रहा है कि मैंने क्यों आपको करेंसी सिखाया। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपको करेंसी मार्केट में ट्रेड करना है। आपके पास हो सकता है पैसा ना हो, अब मत करिए करेंसी में ट्रेड। लेकिन करेंसी के मूवमेंट को देख के इक्विटी मार्केट में एक व्यू बनाना, ये एक स्ट्रैटेजी है। आज हम चालू करेंगे कमोडिटीज। 4-5 वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जहां पे अलग अलग कमोडिटीज को पकड़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा दोस्तों, बट एक बेसिक ऑफ कमोडिटीज आना ज़रूरी है। जो कमोडिटीज ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए कमोडिटीज ट्रेडिंग का मॉडल बनाएंगे और कमोडिटीज को देख के इक्विटी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो चालू करते हैं। यस सर। पहला कमोडिटी जिसके बारे में बात कर रही है, हमने गोल्ड के बारे में बात किया था जब हमने लर्न टू ट्रेड सीरीज चालू किया था। तो अगर आपने वो कमोडिटीज का गोल्ड का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा दोस्तों। बट आज मैं जिस कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। उस कमोडिटी का नाम है कॉपर। ओके। सो आज हम लोग बात करेंगे कॉपर के बारे में। कॉपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक डायरेक्शन को समझना है तो। ठीक है, कॉपर एक तरीके का मेटल है, एक बेसिक रॉ मटेरियल जो हमको मदर नेचर से मिलता है, उसमें कॉपर का एक नाम माना जाता है। एंड इट्स सपोज टू बी द लीडर मेटल एज अ बेस मेटल। ठीक है, तो इसको बेस मेटल बोलते हैं। दो तरह के ब्रॉड मेटल्स होते हैं, एक फेरस और एक होता है नॉन फेरस। ओके। फेरस होता है जिसमें आयरन होता है, जिसमें जंग भी लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील वैसे उसमें जंग नहीं लगता है बिकॉज उसमें कुछ काम किया हुआ रहता है, कुछ केमिकल कंपोजिशन रहता है जिसके कारण आयरन में उसमें स्टील में जंग नहीं लगता है। नॉन फेरस के अंदर में आयरन नहीं होता है, तो इसलिए उसमें जंग नहीं लगता है। कॉपर एक तरीके का नॉन फेरस मेटल है। ओके। जो कि नेचर ही हमको देता है। कॉपर माइंस होते हैं जहाँ से मेटल मिलता है, और फिर उस मेटल को ऑब्वियसली मेटल उस फॉर्म में नहीं रहता है जिस फॉर्म हम देखते हैं जनरली कि बड़े बड़े स्लैब्स नहीं होते हैं, वो दाने होते हैं जो नेचर से निकलता है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है वेरियस फॉर्म में। ओके। राइट। सो चलिए थोड़ा बहुत कॉपर के बारे में जानते हैं एंड देन वी विल गेट इनटू कि उसको यूज़ करके, इस नॉलेज को यूज़ करके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्या सो कॉपर अगर देखा जाए तो हजारों साल पुरानी, इट वाज द फर्स्ट मेटल व्हिच वाज यूज्ड बाय ह्यूमंस thousands of years ago. इनफैक्ट जितना मुझे याद है, कई माइंस के बारे में पढ़ता था मैं, 5000 साल पुरानी भी माइंस है जहाँ से कॉपर निकलता है। ओके। कैसे निकलता है? जैसे डायमंड कैसे निकलता है, कोयले में से डायमंड निकलता है, तो वो तो एक तरह का स्टोन ही है। तो मेटल्स के कई माइंस होते हैं, स्पेशलिस्ट माइंस होते हैं, वहां से वो निकलते हैं एज अ स्टोन या एज अ मिनरल आप बोल लो, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है राइट मेटल के अंदर। कॉपर के बारे में जितना लोग जानते हैं कि एंशिएंट रोमन्स भी कॉपर को यूज़ करते थे फॉर सर्टेन पर्पसेस। जो सिंबल है कॉपर का, हर एक मेटल का या मिनरल का या केमिकल कंपोजिशन का एक सिंबल होता है। तो उसका जब सिंबल देखते हैं कॉपर का, तो एक इजिप्शियन सिंबल उसको माना जाता है। तो कुछ एक हिस्ट्री है कॉपर के बारे में। उसका लुक एंड फील देखेंगे तो ऑरेंज कलर का होता है, टिपिकली इट लुक्स लाइक अ मेटल। जो रस्टिक मेटल लुक होती है ना, जो एक रॉ मेटल जैसे इसको हम देखते हैं वैसा है। इट्स फाउंड इन एक मेटल स्टेट में अवेलेबल होता है नेचर से, तो दाने के फॉर्म में, जैसा कि मैंने कहा, और उसको कन्वर्ट किया जाता है इन द वेरियस फॉर्म्स। जैसे एक फॉर्म हो गया ये कॉपर वायर। तो अगर हम घर पे देखेंगे चारों तरफ कॉपर वायर होते हैं, और वो जनरली कॉपर के होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर इज अ ग्रेट कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट। और इसके अंदर में आयरन नहीं होता है क्योंकि इट्स अ नॉन फेरस। तो आयरन नहीं होता है तो जंग नहीं लगता है। तो दैट्स व्हाई आल्सो पीपल यूज कॉपर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। इट इज एंटी कोरोसिव। एंटी कोरोसिव मतलब जंग नहीं लगता है। बेसिक प्रॉपर्टीज हो गया, इज नोन टू बी सॉफ्ट, प्लायबल एंड मेलेबल, कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रियली वेल, एंड थर्ड मोस्ट कंज्यूम मेटल्स आफ्टर स्टील एंड एल्यूमिनियम। स्टील भी एक तरह का मेटल है, बट वो फेरस मेटल है, बट उसमें जंग नहीं लगता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल काम किया हुआ रहता है। तो उसमें आयरन है प्लस देयर आर सर्टेन थिंग्स।
तो आप देखोगे आयरन एंड स्टील इज अ कॉमन यूजेज, नहीं? यस, क्योंकि आयरन कहाँ से आता है? आयरन ओर्स होते हैं, जो दाने होते हैं आयरन के, उनको नेचर से निकाल के फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है इन वेरियस फॉर्म ऑफ आयरन, प्लस कन्वर्ट किया जाता है स्टील में राइट, थ्रू एन एडेड केमिकल कंपोजिशंस। और एल्यूमिनियम बहुत बड़ा मेटल है। एल्यूमिनियम है लाइटेस्ट मेटल है काइंड ऑफ, इसलिए आप देखोगे जो एयरक्राफ्ट्स बनती है उसमें एल्यूमिनियम यूज होता है। राइट, या बहुत फैसिनेटिंग दुनिया है कमोडिटीज की। आप जितना कमोडिटीज के बारे में सीखेंगे उतना मदर नेचर के बारे में सीखेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम मदर नेचर एंड वी यूज इट टू प्रोड्यूस दिस होल वर्ल्ड। हाँ, कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं कॉपर को? तो हम लोग फाइनेंशियल मार्केट ओरिएंटेड ज़्यादा बात करते हैं, तो कॉपर में अगर घुसूंगा तो घुसता जाऊंगा। देयर इज इनफ वेबसाइट दुनिया में जो कॉपर के बारे में आपको बताएंगे, वेयर वी कैन ट्रेड कॉपर। हम MCX में कॉपर को ट्रेड कर सकते हैं। MCX इज अ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। हम NSE के अंदर में कॉपर से रिलेटेड स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, और कई ETFs है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो मेटल ओरिएंटेड हैं, उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमको कॉपर में एक्सपोजर लेना है तो। ओके, तो या तो आप डायरेक्टली कॉपर में एक्सपोजर लोगे या इनडायरेक्टली लोगे। इनडायरेक्टली कैसे लोगे? इक्विटी के थ्रू। इक्विटी के थ्रू। तो ETFs हैं जो आपको परमिट करते हैं, और आपको खरीदना है तो आप फिजिकली भी खरीद सकते हैं। ओके, तो फिजिकली कई कंपनीज है जो फिजिकल कॉपर आपको दे देंगी। कुछ कंपनीज माइंस भी ओन करती है, जैसे हिंदुस्तान कॉपर है, तो वो आपको फिजिकल कॉपर भी दे देगी अगर आपको लेके घर पे रखना है तो। जनरली ऐसा कोई करता नहीं है। कौन सा मेटल हम लोग घर पे रखते हैं? सर स्टील तो बहुत यूज स्टील तो हम स्टील को रॉ फॉर्म में नहीं रखते हैं, नहीं, स्टील के सामान, आउटपुट्स को रखते हैं। हाँ राइट। बट ऐसा कौन सा मेटल है जो हम जनरली रॉ फॉर्म में घर में रखते हैं? गोल्ड। सर गोल्ड गोल्ड भी आप ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, हाँ, बट आप रॉ फॉर्म में भी घर में रखते हैं ना। गोल्ड की जो स्लैब्स होते हैं या Right. बिस्किट्स होते हैं गोल्ड के, लोग रखते हैं। ओके, 5 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम के गोल्ड तो लोग रखते हैं ना। तो कॉपर का ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट अ रिटेल प्रोडक्ट। कॉपर इज एन इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट। ये बिजनेसेस को हेल्प करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करता है। जो कॉपर MCX में ट्रेड होता है, चलो एक बार चलते हैं MCX की वेबसाइट पे चलते हैं, क्विकली इस पर डिस्कशन करेंगे हम। बहुत ज़्यादा मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको डिटेल में कॉपर के बारे में बताऊं, बट आप अगर MCX की वेबसाइट पे जाएंगे, आई थिंक हमने जब वो वीडियो रिकॉर्ड किया था तो MCX की वेबसाइट में मैं लेके गया था, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। आप जब MCX की वेबसाइट पे जाओगे तो देखो बेस मेटल्स, बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक, निकल। सो कॉपर में चलते हैं, अपने सारे बेस मेटल्स कवर करेंगे इस सीरीज में, ठीक है? बिकॉज 50 वीडियो बनाना है और आपको मल्टी एसेट बनाना है, ट्रेडर बनाना है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो कॉपर के बारे में और डिटेल चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कॉपर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर आपको जाना है किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन का मतलब हो गया कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड और एक्सचेंज के अंदर में उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्ट्रैक्ट के, कॉपर के नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के। राइट। तो इसका प्राइस जो कोट होता है मार्केट में, वो 1 kg का भाव कोट होता है मार्केट में। मार्केट मतलब MCX में। तो अगर मैं मार्केट डेटा में जाऊं, मार्केट वॉच में, सो ये देखिए कॉपर है, कॉपर का 1 kg का भाव है और उसका प्राइस है, क्लोज प्राइस मतलब अभी का प्राइस चल रहा है 724 रुपए पर kg। ओके, क्या इसका दाम है? आप देखो यहाँ पर गोल्ड है 10 ग्राम का है, क्रूड ऑयल 1 बैरल का है। तो सारी कमोडिटीज के अपने अपने यूनिट्स होते हैं। क्यों? सो बिकॉज सबका वैल्यू भी अलग होता है। एंड 1 kg गोल्ड का अगर देख मतलब विलेट से हर स्टॉक का भी, आई रिमेम्बर आपने बोला था लॉट साइज अलग होता है, राइट? करेक्ट। उस हिसाब से तो गोल्ड 1 kg है, यहाँ पर 10 ग्राम का हम बता रहे हैं, बट 1 kg का भी गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड है। ओके, 10 ग्राम का भी लिस्टेड है, पेटल भी लिस्टेड है, विच इज लोअर। कॉपर 1 kg स्टैंडर्ड माना जाता है कि जब भी स्पॉट मार्केट में, देखो कमोडिटीज हमेशा स्पॉट मार्केट के साथ चलता है, तो जब भी स्पॉट मार्केट में कोई भी कोटेशन होता है तो 1 kg को बेंचमार्क माना जाता है, ठीक है, फॉर कॉपर। लेकिन क्रूड को थोड़ी ना kg में कन्वर्ट करेंगे, वो तो तेल है, तो उसको बैरल में लगाते हैं, ठीक है। लॉट साइज है जो आप कह रहे थे 2.5 मेट्रिक टन, मतलब 2500 kg का लॉट साइज है। इसका मतलब 725 मल्टीप्लाइड बाई 2500, करेक्ट, तो वो हो जाएगा उसका वैल्यू ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट। टिकट साइज है 5 पैसे का, इसका मतलब 2500
विच इज बेसिकली द लॉट साइज, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 5 पैसा मतलब 125 रुपया, मतलब पर टिक बाइंग सेलिंग करने पे 125 रुपए का प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है। ओके। एक्सपायरी डेट है लास्ट कैलेंडर डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी मंथ, लास्ट कैलेंडर डे मतलब मंथ के एंड वाला डे जो है उसको एक्सपायरी होता है। तो आप एमसीएस की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे 29 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, आज है 8 अक्टूबर जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 29 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है, विच इज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। डिलीवरी यूनिट इज 2.5 मीट्रिक टन, मतलब 250 केजी। ओके। इसमें डिलीवरी होता है, इसका मतलब अगर आपके पास पोजीशन खड़ा है और आप लास्ट में बायर बन गए या सेलर बने हैं, तो आपको 250 केजी का डिलीवरी लेना पड़ेगा। ओके। तो वो तो आप करना नहीं चाहते। नहीं। तो बचने के लिए क्या करना होगा, एक्सपायरी के दिन के पहले अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लीजिए या नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर कर लीजिए, तो आपको डिलीवरी का कोई चक्कर नहीं आएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट है एक लॉट पे 1,65,000 रुपए, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है। पहले क्या मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ करते थे और उसने रेगुलेटर ने बंद कर दिया। तो 1,65,000 रुपए एक लॉट का काम करने के लिए आपको चाहिए है, अभी तो नहीं है। नहीं है, तो उसका मतलब आप कमोडिटी में काम नहीं कर सकते, तो फिर हम ये वीडियो बंद कर दे? नहीं सर, नहीं। इसका नॉलेज से आप इक्विटी में काम कर सकते हैं, तो आप उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा काम है आपको बताना, तो मैं बता देता हूँ। कॉपर के यूजेज बहुत सारे हैं, हमको इलेक्ट्रिकल यूजेज हैं, आई मीन टीवी में यूज होता है ऑब्वियसली, इलेक्ट्रिक के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है कॉपर। इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली कंप्यूटर मदरबोर्ड है, इसके अंदर में कहीं ना कहीं कॉपर होगा। और यूटेंसिल्स, कॉपर के वेरियस यूटेंसिल्स होते हैं। घर में आपने देखा होगा कि कई लोग कॉपर के यूटेंसिल्स में पानी भी पीते हैं एज अ हेल्दी रीजंस, राइट। तो बहुत इट्स अ रियल कमोडिटी, इट्स नॉट अ बिटकॉइन कि आपको पता ही नहीं है कि इसका बेस क्या है। ये तो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए इन सब का वैल्यू अलग है। कुछ बात करते हैं प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड, सप्लाई, इन्वेंट्री, फटाफट बात करते हैं। प्रोडक्शन सबसे कॉपर इज प्राइमरीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर, जो मैंने आपको कहा, सॉरी फ्रॉम ओर्स, मतलब माइंस होते हैं वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करता है। दूसरा सोर्स होता है कि कॉपर ऑल्सो रिसाइकिल होता है। तो अगर कोई कॉपर यूटेंसिल है या कोई भी कॉपर बल्क में कहीं पड़ा हुआ है, उसका यूज नहीं आ रहा है, तो उसको गला के वापस कोई और पर्पस में यूज कर सकते हैं। जैसे गोल्ड है, एक ऑर्नामेंट को गला के वापस दूसरा ऑर्नामेंट बना सकती हो ना, तो वैसे ही ये कॉपर है। ओके। इसके टॉप माइंस कंट्रीज हैं चिली, पेरू, चाइना, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। इस इंफॉर्मेशन का क्या रिलेवेंस है? सर कि इफ अ कंपनी दैट आई एम ट्रेडिंग इन, अगर वो इन सारे कंट्रीज में है उनका रिलेशन, देन इट कैन बी एन इम्पैक्ट। So that is actually a good way out we're saying, but एक सिंपल रखते हैं कि अगर पेरू के अंदर में अर्थक्वेक आ गया, तो कॉपर माइंस में इम्पैक्ट आएगा, उसके करंट कॉपर के प्राइस में इम्पैक्ट आएगा। उनके कारण अगर कॉपर का प्राइस बढ़ गया, तो जो इंडिया बेस्ड कंपनीज है जो कॉपर को माइन कर रही हैं, उनके प्राइस में इम्पैक्ट आएगा। तो ये इम्पैक्ट ना फट 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 हो जाता है, 5 मिनट के अंदर में इम्पैक्ट आ जाएगा स्टॉक प्राइस में। ओके। पहले ये इम्पैक्ट आने में लगते थे 24 घंटे। जितना इंफॉर्मेशन अब लोगों को मिल रहा है इंटरनेट के थ्रू, उतना ये सब इम्पैक्ट जो है फास्टर हो जाता है। ओके। तो ट्रैकिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशंस, इफ यू आर ट्रेडिंग इन एनी मेटल ओरिएंटेड कंपनी और ट्रेडिंग इन दैट मेटल इटसेल्फ, ये इंफॉर्मेशन ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे वेबसाइट्स है जो ये सब इंफॉर्मेशन को देती है। सबसे फेमस वेबसाइट है इसमें, वो है मेटल वॉच। ओके। मैं दिखाऊंगा आपको वेबसाइट। कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉपर, क्योंकि चाइना के अंदर में लास्ट 10 साल में बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत ग्रोथ हुआ है। तो कॉपर ऑब्वियसली बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट ग्रोथ। तो सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है। तो अगर चाइना में कुछ होगा तो कॉपर के प्राइसेस में इम्पैक्ट होगा। अगर इम्पैक्ट होगा कॉपर के प्राइसेस में, तो कॉपर स्टॉक्स में भी उसका इम्पैक्ट होगा। ऑफ कोर्स। अब रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? yes, अब समझ में आ रहा है क्यों हमको ये सब इन्फॉर्मेशन जानना है। लोग बोलते हैं कि आप क्यों कमोडिटी बता रहे हैं, क्यों करेंसी बता रहे हैं। अरे क्यों बता रहे हैं ये अब समझो कि होलिस्टिक इंफॉर्मेशन जानना इतना ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप 30 साल 40 साल का मार्केट में करियर बनाने की बात कर रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड में ये सब इंफॉर्मेशन फीड होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप खाली एक सिंगल स्ट्रैटेजी, थर्सडे एक्सपायरी, बैंक निफ्टी को ट्रेड करते रहिए लाइफ लॉन्ग। बट कल अगर एक्सचेंज ने बोल दिया कि, या रेगुलेटर ने बोल दिया कि ये बंद करो,
हम ये थर्सडे एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चलाएंगे, तब आपका क्या होगा? आपने तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसको अपना करियर बनाया। तो बीइंग अ मल्टी एसेट ट्रेडर और नॉलेज ऑफ मल्टी एसेट इज रियली यूजफुल फॉर योर फ्यूचर। रिपीट कर रहा हूँ ना बार बार, ये और 5 बार रिपीट करूंगा, जब तक आपके माइंड में जाएगा नहीं 10 बार रिपीट करूंगा। मल्टी एसेट ट्रेडिंग, मल्टी एसेट ट्रेडिंग। कंजम्पशन, कॉपर इज वाइडली कंज्यूम्ड कमर्शियली एंड एज वेल एज नॉन कमर्शियली। कमर्शियली मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में, नॉन कमर्शियली मतलब घर में भी यूज करते हैं हम लोग, काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज करते हैं। डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज एक्चुअली द मेन ड्राइवर ऑफ डिमांड। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उतना डिमांड होगा, पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट से। यूएस का हाउसिंग मार्केट एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉपर होगा, बिकॉज हाउसिंग मार्केट अगर अच्छा करेगा तो तार की डिमांड होगी और बाकी कॉपर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। तो ओवरऑल अगर ग्रोथ है तब डिमांड है। तो अभी दुनिया के अंदर में ग्रोथ है, क्यों? क्योंकि पेंडेमिक के बाद में लोग बोल रहे हैं अब काम में लगे, तो ग्रोथ आ रहा है, फैक्ट्रियां चल रही है बहुत, ग्रोथ आएगा तो ये सारे जो बेस मेटल्स हैं उनकी डिमांड आ जाती है, इसलिए बेस मेटल्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और उसके कारण उनके स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं। सप्लाई कहाँ से आती है? 2 तरह की सप्लाई आती है, या तो माइन सप्लाई करेंगी या रिसाइकिल सप्लाई भी मार्केट के अंदर में आता है। तो जितना जब जब सप्लाई बढ़ा है तब तक प्राइसेस नीचे गए, जब जो सप्लाई कम हुआ है तब तक प्राइसेस ऊपर गए। इन्वेंट्री डेटा, अब क्या होता है, ये जो एक्सचेंजेस है दुनिया भर में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पर कॉपर अवेलेबल है, ट्रेड होते हैं। और जैसे लंदन मेटल एक्सचेंज वाज दी सबसे पहला एक्सचेंज जहाँ पर कॉपर लिस्ट हुआ था, जहाँ ट्रेड होता है। और कमोडिटी एक्सचेंजेस डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब आप वहाँ से एक्चुअली जाके डिलीवरी ले सकते हैं। दीज आर नॉट लाइक एनी अदर डेरिवेटिव एक्सचेंज जहाँ पर जैसे करेंसी है तो आप डिलीवरी नहीं लेते, कैश सेटल हो जाता है, बट कमोडिटी में डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो लंदन मेटल एक्सचेंज, कॉमेक्स विच इज शिकागो मेटल एक्सचेंज, यहाँ पे डिलीवरी होता है, इन्वेंट्री होती है। तो अगर इनका इन्वेंट्री कम हो रहा है एक्सचेंज में, इसका मतलब लोग ज़्यादा डिलीवरी ले रहे हैं, तो उसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा? ऊपर जाएगा। करेक्ट। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेंट्री इन द एक्सचेंज एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके। और ये सारे इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे मिल जाते हैं एक्सचेंजेस के। या मैं तो ब्लूमबर्ग यूज करता था, तो ब्लूमबर्ग में सारे इंफॉर्मेशन मुझे मिलते थे। दूसरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक हेल्थ, जो कि इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, कि अगर ओवरऑल दुनिया भर में इकोनॉमिक हेल्थ अच्छा है, और चाइना क्योंकि 10 साल से 15 साल से उसका डोमिनेंस था, तो लोग बोलते हैं कि अगर चाइना को सर्दी लग जाती है तो पूरी दुनिया चीखती है। Okay. तो चाइना बिकॉज उसका एक डोमिनेंस है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर में, तो चाइना को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइना इज नॉट इजीली अवेलेबल, तो यू हैव टू रीड लॉट ऑफ आर्टिकल्स, यू हैव टू look at the stock price, look at the commodity copper price movement, and you have to make a judgment कि शायद ये हो रहा है इसीलिए प्राइस ऐसे एक्ट कर रहा है। Okay. So sir, Chinese market data is not easily available. It's available, but it's China is a kind of a very close economy. They don't want to share a lot of information with people. But है, जितना अवेलेबल है उसी से हमको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज का डेटा मिल जाता है, चाइनीज इक्विटी मार्केट का डेटा मिल जाता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यू नीड टू हैव दैट स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लाइक ब्लूमबर्ग एक्सेट्रा टू गेट द राइट इंफॉर्मेशन इन द राइट मैनर, नहीं तो वेबसाइट्स मल्टीपल हॉप करना पड़ता है। पर देयर आर वेबसाइट्स लाइक investing.com वगैरह जो आपको इंफॉर्मेशन रीजनेबल टाइम पे दे देते हैं। डॉलर इंडेक्स कोरिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज कॉपर इज ऑल्सो डिनोमिनेटेड इन डॉलर टर्म्स। तो अगर डॉलर बढ़ेगा तो कॉपर घटेगा, और डॉलर घटेगा तो कॉपर बढ़ेगा। सो फाइनेंशियल मार्केट आउटलुक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर दुनिया भर में फाइनेंशियल मार्केट अच्छे हैं तो कॉपर भी एक तरीके का फाइनेंशियल एसेट है, रियल एसेट तो है ही वो, बट लोग कॉपर में इन्वेस्ट भी करते हैं बिकॉज कॉपर में फ्यूचर्स ट्रेड होता है, कॉपर के ETFs हैं। तो अगर दुनिया भर में लिक्विडिटी बहुत है और सप्लाई ऑफ कैपिटल है, तो अगर चारों तरफ तेजी है तो कॉपर में भी तेजी होगा। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड कॉपर, ये हो गया वो बात कि आपके पास तो पैसा नहीं है तो आप कॉपर में ट्रेड नहीं करना चाहते, विच इज़ फाइन, बिकॉज पहले मिनी होता था, ट्रेड करना ईजी होता था, मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कोई ट्रेड करता है। बट कॉपर के कारण कई स्टॉक्स है जिन पे इम्पैक्ट होगा। 2 तरह के स्टॉक्स होते हैं, एक है जो कॉपर भी माइन करते हैं, हाँ, तो कई बार क्या होता है
कि उनका मॉडल ऐसा होता है कि मैं अपना माइन कर रहा हूँ तो कॉपर बाहर का मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो मेरा भी माइन का वैल्यू बढ़ेगा, तो मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ कॉपर कंपनीज ट्रेड भी करती हैं, इनफैक्ट माइन कंपनीज भी ट्रेड करती हैं। तो वो क्या करती हैं, कॉपर बाहर से परचेज करती है और यहाँ सप्लाई करती है। तो जब भी कॉपर का दाम बढ़ेगा, उनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री है, तो वो इन्वेंट्री का उनका रियलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो उससे उनको फायदा है। तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स और ट्रेडिंग कंपनीज इन कॉपर। दूसरे हो गए कंज्यूमर्स ऑफ कॉपर, जिनको घाटा है, अगर कॉपर बढ़ेगा तो उनको नुकसान है। कंज्यूमर्स कौन होंगे? अब ये पावर कंपनी हो सकती है, इलेक्ट्रिक कंपनीज हो सकती है, जो कॉपर को यूज करती है एज रॉ मटेरियल, जैसे फिनोलेक्स का केबल्स है। अब उसके लिए कॉपर तो एक रॉ मटेरियल है ना, तार का दाम वो उतना नहीं बढ़ा सकते हैं, बट कॉपर का दाम बढ़ जाएगा तो उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा अपना बिजनेस में उस कॉस्ट को, इंक्रीजिंग कॉस्ट को, तो उनके लिए नुकसान है। तो सो दे कैन नॉट कन्वर्ट, मतलब वो उनका जो एक्स्ट्रा रुपया लग रहे हैं वो क्या कंज्यूमर्स पे नहीं डाल सकते? तो टिपिकली क्या होता है, जो कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं उसमें पास ऑन करना इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जनरली टफ होता है, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव बिजनेस। तो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो प्राइसिंग आप कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, तो कॉस्ट आपको एब्जॉर्व करना पड़ता है। बट बिजनेस रिलेशनशिप्स वाले जो बिजनेसेस है, B2B वाले, वहां पर आप कर सकते हैं, बिकॉज वहां फाइनल प्रोडक्ट का प्राइसिंग इज ऑल्सो लिंक टू दी प्राइसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ रहा है तो एग्रीमेंट में ऐसा ही होता है कि अगर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ेगा तो मैं अपना फाइनल प्राइस का भी दाम इतना बढ़ा सकता हूँ, विच इज बेसिकली दी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स। क्या आप बोल सकते हैं ये चीज, और वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट में उस तरह से रहता है। पर रिटेल फेसिंग जो होता है उसमें नहीं होता। तो ये तार वार जो बनाती है वो लार्जली रिटेल फेसिंग है। अच्छा। तो इनको प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी कंपनीज है जो ये सब करती है। तो एक बार अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर में और अपने सजाते हैं कि ये कैसे हमको ट्रैक करना चाहिए। तो लेट्स डिजाइन अ न्यू layout. Okay, and let's create a new list called commodities and equity. Okay. So मैं ऐड कर रहा हूँ सबसे पहले कॉपर, MCX कॉपर फ्यूचर्स, कॉमेक्स कॉपर फ्यूचर्स, ठीक है। Okay. तो कॉमेक्स फ्यूचर्स में ऐड कर रहा हूँ। कॉमेक्स फ्यूचर्स कंटिन्यूस करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ये है कॉमेक्स का कॉपर का, और MCX का नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ये है कॉपर का। तो मोरलेस दोनों का ऑब्वियसली मूवमेंट सिमिलर सा ही होगा, बिकॉज बाहर जो ट्रेड हो रहा है और इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है, बाहर डॉलर टर्म्स में हो रहा है, इंडिया में रुपी टर्म्स में हो रहा है। तो बाहर का जो प्राइस है मल्टीप्लाइड बाई रुपी रेट से इंडिया का प्राइस आ जाता है। सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये हो गया प्राइस मूवमेंट ऑफ कॉपर। तो ये डेली प्राइस मूवमेंट ऑफ कॉपर दिख रहा है आपको, तो क्या दिख रहा है? अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, राइट, ठीक है। इसमें हम 2-4 इंडिकेटर ऐड कर देते हैं जो हमने सीखा हुआ है। एक कर लेते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ तो RS नहीं चलेगा, बिकॉज इसको कंपेयर हम किसके साथ करेंगे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको हम लोग कर लेते हैं 50, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। और ऐड कर लेते हैं एक सुपर ट्रेंड ऐड कर ले। ओके, एंड वी कैन ऐड मूविंग एवरेजेस। सो 21 पीरियड मूविंग एवरेज ऐड करते हैं और 55 मैंने बताया था। वो कमोडिटीज के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था 21-55 को आप बेस कर सकते हैं। तो वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग, 21-55, ठीक है। ओके, तो अच्छा, ये लाइन चार्ट को अपने क्या लेते हैं कैंडल में। ये इसको मैं कर लेता हूँ, वॉल्यूम को मैं मूव टू न्यू पैनल बिलो। ओके, सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, रीनेम कमोडिटी। सो अभी आपको कॉपर क्या नज़र आ रहा है MCX के अंदर में या कॉमेक्स के अंदर में कि 21 पीरियड मूविंग एवरेज
ये 21 पीरियड मूविंग एवरेज नीचे है, और ये जो है 55 पीरियड इधर है। इसका मतलब अभी कॉपर नेगेटिव है, लेकिन सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, और RSI 50 के ऊपर चल रहा है। तो पॉजिटिव व्यू है मूविंग एवरेज, लेकिन मेरे को अभी नेगेटिव व्यू दिखा रहा है, बट है पॉजिटिव व्यू। ठीक है, तो हम पॉजिटिव मान के रखते हैं। वी शुड नॉट जस्ट बिकॉज मूविंग एवरेज कॉस्ट ओवर नेचर की तरफ है कि हम मान लेते हैं कि नेगेटिव हो गया, जब तक कि हमको ये नेगेटिव नहीं बोले और RSI भी 50 के नीचे नहीं जाए। राइट, ठीक है, तो एक व्यू बनाना है हमको। एक सिंपल ट्रेंड लाइन वगैरह से भी हम व्यू बना सकते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट हमको ऐड करना पड़ेगा इसमें, वो है डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स इज स्ट्रॉन्ग। कैसे? 21 पीरियड मूविंग एवरेज इज अबव 55 पीरियड मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड इज आल्सो पॉजिटिव, सो डॉलर इंडेक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। RSI भी 50 के ऊपर चल रहा है, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो बाकी कमोडिटीज वीक होने चाहिए। राइट, तो कॉपर वगैरह भी है, सुपर ट्रेंड होल्ड कर रखा है, बट मूविंग एवरेज वीकनेस दे दिया है ऑलरेडी। तो आइडियली माइंड में मेरे को ये रखना पड़ेगा, ये जो तेजी थी अब कहीं ना कहीं यहाँ जाके कंसोलिडेशन हो रहा है और वीकिश की तरफ रह रहा है। Right. अगर डॉलर और स्ट्रांग हुआ तो कॉपर नीचे जा सकता है। एग्री टू दिस? अब हमको निकालना है कॉपर कंपनीज जिनमें मैं ट्रेड कर सकती हूँ। okay. तो बिकॉज आप कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आप लेके पहले काम करेंगे। तो कब आप कॉपर कंपनीज को लेंगे? जो कॉपर में डील करती हैं उनको आप लेंगे जब कॉपर के दाम बढ़ेंगे। right. ठीक, एक बार हम मानते हैं हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, या जो ट्रेड करते हैं कॉपर में उन्हीं की बात करते हैं। तो जैसे एक कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, तो यहीं पर ही ऐड कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, और एक कंपनी है, लिस्ट कहाँ है? हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता और हिंडाल्को। एक बार इन्हीं तीन पे अपने फोकस करते हैं। वेदांता, इन कंपनीज का नाम सुना आपने कभी? यस। तो इनका कॉपर के साथ में स्ट्रेट रिलेशनशिप होगा, बिकॉज ये कॉपर में ट्रेड करती है। राइट, ओके, तो हिंदुस्तान कॉपर भी एक नेगेटिव ट्रेंड है, क्योंकि कॉपर एक नेगेटिव, बिकॉज डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो कॉपर एक नेगेटिव ट्रेंड दे रहा है, या वहीं पर ही खड़ा है, तो हिंदुस्तान कॉपर अभी नेगेटिव ट्रेंड में। वेदांता भी एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड में कंसोलिडेट कर रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में, लेकिन कंसोलिडेट वहीं कर रहा है। हिंडाल्को अभी स्ट्रांग है, इवन दो कॉपर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, वीकेश लग रहा है, बट हिंडाल्को अभी स्ट्रांग है। तो इसको हम स्टडी ऐसे करेंगे कि हम अगर वीकली बेसिस पे, आप इसको डेली मत देखिएगा, क्योंकि डेली देखने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप वीकली बेसिस पे कॉपर को और डॉलर इंडेक्स वगैरह ट्रैक करेंगे तो आपका एक ब्रॉडर व्यू उस कमोडिटी पे बन जाएगा, और उस कमोडिटी के कारण किस स्टॉक में उसका इम्पैक्ट आएगा वो आपको एक व्यू बन जाएगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अभी वीकली बेसिस पे डॉलर हमको स्ट्रांग लग रहा है, ठीक है, और कॉपर हमको वीकली बेसिस पे वीक लग रहा है। राइट, तो मैं सपोज ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहा हूं, हिंडाल्को तेज है, आइडियली इसको तेज नहीं होना चाहिए था, राइट, बिकॉज कॉपर अगर वीक लग रहा है तो ये क्यों तेज हो रहा है? तो कहीं ना कहीं मुझे हिंडाल्को ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल पे शायद शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, बट क्या होता है, इक्विटी डज नॉट ऑलवेज लुक एट कमोडिटीज, बिकॉज इक्विटी के अपने भी चाल है, स्पेशली जब इक्विटी ऊपर जाता है तो ब्रॉडर मार्केट अगर तेज है तो इक्विटी हो सकता है तेज हो जाए। तो शॉर्ट करने का मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हमेशा जब कमोडिटी से रिलेशनशिप देखो तो लॉन्ग करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो अगर कॉपर रिकवर किया और वापस से एक ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ आया, मतलब डॉलर भी या तो खड़ा रहेगा या नीचे की तरफ जाएगा, तब हमको बाई करने का मूड बनाना है। तो बाई करने के लिए अभी क्या सही रहेगा? हिंडाल्को, क्योंकि हिंडाल्को ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो हम और स्ट्रांग खेल सकते हैं। राइट। हिंदुस्तान कॉपर क्या मैं बाई करूंगी? नहीं करूंगी, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं हुआ है। बट अगर कॉपर तेज हो गया और हिंदुस्तान कॉपर भी वापस से तेजी की तरफ आया है, तब फिर मैं इसमें एंटर करूंगी। राइट। वेदांता, यस। तो क्योंकि कॉपर कंसोलिडेट कर रहा है, सुपर ट्रेंड वीकिश है, तो अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगी।
I will wait for copper to give me a convincing buying, right? And then I will buy the strong stock out of the list of stocks which I have. Right. So another thing, because copper महंगा हो रहा है, so will it not make sense कि अगर मैं जो इसका यूज करता है प्रोडक्ट्स उस स्टॉक्स में करूँ तो? हाँ, तो अब क्या करेंगे? तो नहीं, अगर मतलब कॉपर क्योंकि गिर रहा है, तो कॉपर गिर रहा है, तो जो स्टॉक कॉपर यूज करता है, प्रोड्यूसर नहीं ऑफ कॉपर बट प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड्स जो कॉपर यूज करता है, उसके लिए फायदा है, राइट? तो डेफिनेट, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ दैट कंपनीज एक्सपेंडिचर इज कॉपर. अगर 4-5% हुआ तो उसका बहुत ज्यादा सेविंग नहीं होगा कॉपर का दाम करने से, तो उसका इम्पैक्ट उसके स्टॉक प्राइस में नहीं आएगा. बट अगर 20-25% है, राइट, तब फिर उसका इम्पैक्ट आएगा. तो वो हमको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनीज है जिन पे. तो अगर आप स्टॉकेज में जाओगे ना, परसेंटेज तो यहाँ मेंशन नहीं है, बट स्टॉकेज में जाओगे तो सेक्टर में आप नॉन फेरस अगर टाइप करोगे तो नॉन फेरस स्टॉक्स के लिस्ट हैं. तो ये सारी कंपनीज हैं जो नॉन फेरस मेटल्स में डील करती हैं. ओके. These companies are largely the companies who trade in these commodities. तो अगर ये कमोडिटी के प्राइस ऊपर जाएंगे तो इन सबको बेनिफिट मिलेगा. लेकिन जो यूजर है, यूजर तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, right. तो वो एक डेटाबेस पे आपको वर्क करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर फिनोलेक्स केबल है, या जी है, या उषा मार्टिन है, तो ये लोग यूजर हो गए कमोडिटी, तो इनके स्टॉक प्राइस में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है. Okay. तो उस पर वर्क करना पड़ेगा. लिस्ट मेरे पास अभी रेडी नहीं है वो लिस्ट, बट सेक्टर बाय सेक्टर उस पर वर्क करना पड़ेगा. बट योर पॉइंट इज वैलिड कि अगर कॉपर के दाम कम होंगे तो कुछ स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे भी, क्योंकि वो स्टॉक्स कॉपर को यूज करता है. राइट, राइट सर. See, the reason why I want you to start tracking these commodities is that the more you read in future, your subconscious mind will start relating commodity price with the stock price. So, एक और question, sir. If I choose to deal in futures or options of copper in future, तो sir जैसे normal equity में we see the volume and delivery, so futures में भी. So how do I जैसे one of the thing is operators activity. Futures में how do I see that, sir? Futures में open interest के through. Right. तो कॉपर में अगर सपोज आपको ऑप्शंस में काम करना है, सो ऑप्शंस उतना एक्टिव नहीं है कॉपर के अंदर में जितना क्रूड ऑयल और गोल्ड में है, बट फ्यूचर्स के अंदर अगर आपको काम करना है तो ओपन इंटरेस्ट है प्लस प्राइस एक्शन है. इसी से आप जज कर सकते हैं कि वेदर इसमें ट्रेंड ऊपर की तरफ है क्या, लोग लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं क्या. कमोडिटीज़ में एक प्रॉब्लम क्या है कि इंटरनेशनल कमोडिटीज इज हाईली लिंक्ड. तो अगर इंटरनेशनल तेजी है तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे आएगा. कभी ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेशनल तेजी और यहाँ पर बनती है, राइट. तो ओपन इंटरेस्ट को स्टडी करके बहुत ज़्यादा इसमें इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि तो इंटरनेशनल लिंक्ड है, राइट. तो आप खाली चार्ट देखोगे और बाहर का चार्ट और इंडिया का चार्ट को अगर लिंक करोगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक दैट जजमेंट. लेकिन एग्री कमोडिटीज के अंदर में क्योंकि कोई लिंकेज नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो वहाँ ऑपरेटर्स होते हैं जिनका पोजीशन आप जज कर सकते हैं. ओके. लेकिन वो कमोडिटीज में काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडिया में एग्री कमोडिटीज इज नॉट एज लिक्विड एज ग्लोबल कमोडिटीज. तो फोकस ऑन ओनली कमोडिटीज लाइक कॉपर, क्रूड, जिंक, राइट, निकल और उनसे रिलेटेड स्टॉक्स, उन्हीं पे फोकस करो. स्टार्ट ट्रैकिंग देम. सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट इस तरह से आप वॉच लिस्ट बनाइए जिसमें स्टॉक डालिए. ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी ट्रेड करना है, बट एटलीस्ट ट्रैकर में डालिए इसको, ताकि आपको एक रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझने लग जाए. सर एक और क्वेश्चन. हाँ. सर बिकॉज China and Chile and all these countries were big manufacturing or the consumers. Correct. So should I also track their prices of copper? नहीं, दरकार नहीं है, because global benchmark of copper pricing is LME and COMEX. तो आप LME का प्राइस को भी अगर ट्रैक कर लोगे तो दैट इज मोर और लेस रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉपर प्राइसेस इंटरनेशनली. ओके. ठीक है, बट उनकी इकोनॉमी को ट्रैक करना बेटर होता है, बिकॉज जो एक्टिव कॉपर ट्रेडिंग करते हैं ना खाली, वो तो उनकी इकोनॉमी को भी ट्रैक करते हैं.
ओके बट आप कॉपर प्राइस को भी ट्रैक कर लोगे, इट इज सफिशिएंट, बिकॉज आपका इंटेंशन है इक्विटी में ट्रेड करना, कॉपर में ट्रेड करना। राइट आप करोगे कॉपर में ट्रेड तब तो आपको डीपली वो सब उनके करेंसीज को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि चिली का करेंसी, पेरू का करेंसी में क्या हो रहा है। अगर वहाँ वीकनेस हो गया तो बिकॉज लॉट ऑफ पीपल इंपोर्ट फ्रॉम देयर, तो उनका करेंसी वीक हो गया तो उसका कॉपर प्राइस में इम्पैक्ट आएगा। तो वो लेवल का एनालिसिस आई डोंट थिंक सो यू वांट टू डू। ओके तो आप देखो मेरा क्या पर्पस रहता है ना कि ब्रॉडर मेरे को एक व्यू मिल जाए कमोडिटी का, और उस कमोडिटी से रिलेटेड स्टॉक में अगर मेरे को उस व्यू के साथ एक कॉन्ग्रुएंस नजर आ रहा है, एक सिंक्रोनाइजेशन नजर आ रहा है, तो मैं और बेटर तरीके से पोजीशन ले पाता हूँ। जैसे हिंडाल्को है, अब हिंडाल्को यहाँ से स्ट्रांग था, कॉपर भी नीचे से स्ट्रांग हुआ, यहाँ से स्ट्रांग हुआ, तो वो मेरे लिए एक गुड साइन हो गया। हम हो सकता है कि कॉपर में उतना ट्रेड नहीं किया, पर हिंडाल्को में बहुत बड़ा पोजीशन बना लिया। अगर कॉपर में सपोज कोई दिन करेक्शन आ गया मेजर, और आपके पास हिंडाल्को है, तो फिर आप बेच दोगे एक बार, क्योंकि कभी ना कभी उस करेक्शन का इम्पैक्ट उस स्टॉक के ऊपर में आएगा। ऐसे यू कैन यूज रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल स्टैंड अलोन एंड नॉट लुक एट कॉपर कि हिंडाल्को अगर निफ्टी के मुकाबले वीक है तो मैं उसको बेच दूंगी। बट जनरली क्या होता है, वो एक लैग इफेक्ट है कि थोड़ा टाइम बाद वो बताएगा आरएस। अगर आपको लैग को कम करना है तो कोर रीजन व्हाई अंडरलाइन इज मूविंग, जैसे करेंसी अगर मूव करता है तो आईटी स्टॉक्स में उसका इम्पैक्ट आएगा, तो कोर रीजन हो गया ना। राइट तो जितना आप ये सब के बारे में जानोगे उतना आप कोर रीजन के अंदर में जाओगे। ओके सो स्टार्ट ट्रैकिंग दीज कमोडिटीज, कॉपर से चालू करो। और वीडियोस में बताऊंगा आपको और कमोडिटीज के बारे में, ताकि ये 4-5 वीडियो के बाद यू विल हैव अ फेयर आइडिया अबाउट ईच कमोडिटी एंड द इम्पैक्ट इट हैज ऑन द इक्विटी स्टॉक्स। ओके गॉट इट सर। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये था एक वीडियो कॉपर के ऊपर में, और इस तरह से थोड़े बहुत रिकॉर्ड करूंगा। आइडिया बहुत सिंपल है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यू शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो कॉपर बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। बल्कि बड़े रेंज पे अगर आप ट्रेड करना चाहें, टिक बाय टिक ट्रेड के लिए मत यूज़ कीजिए, बिकॉज वो एलएमई से बहुत रिलेटेड है। बट अगर आप बड़े रेंज का ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेस मेटल्स में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। कई बार कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, तो अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप यूज़ कर सकते हैं बेस मेटल को थोड़ा बहुत पोजीशन बिल्डअप के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस परिवार का पार्ट बनिए। धन्यवाद।